मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम इस वीडियो में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटीआर के डिफरेंट फॉर्म्स की, जो एसएससी को डिफरेंट सिचुएशन में या उसकी इनकम की नेचर के ऊपर डिपेंड होकर हमें आईटीआर चूज़ करना पड़ता है कि हम आईटीआर का कौन सा फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ इनकम्स की, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी की हो गई थी जिसमें 3 पॉइंट्स थे, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की हो गई थी जिसमें 2 पॉइंट्स थे, राइट, और फिर बिजनेस की हो गई थी जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे ऑलरेडी, और 4 में से 3 पॉइंट ऐसे थे जो आईटीआर 3 में ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको याद करोगे, थोड़ा सा ट्रिक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिजनेस में 3 पॉइंट्स ऐसे थे जहां आईटीआर 3 फिल की जाती है, सिर्फ 1 पॉइंट ऐसा है जहां पे आईटीआर 4 फिल की जाती है, और वो पॉइंट क्या था हमारा प्रिजम्पटिव बेसिस का, जिसमें एसएससी जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है हाँ वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, ये बात हो गई थी हमारी क्लियर। और उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेन के बारे में, जिसके में 2 तरीके की नेचर की इनकम थी, और उसमें आईटीआर में कोई चेंज नहीं था, आईटीआर 2 भी आईटीआर 3 भी दोनों में ऑप्शन था। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। ठीक है, तो देखो हम हेड वाइज चल रहे हैं। हमने सैलरी कंप्लीट किया, हमने बिजनेस हेड कंप्लीट किया, हमने हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, हमने कैपिटल गेन देख लिया। नाउ वी विल सी व्हाट इज अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। सो अदर सोर्सेज में जो मेजर इनकम्स हैं, जैसे एक तो फैमिली की पेंशन है। अब यहाँ फैमिली की पेंशन को 2 तरीके से हम हैंडल करेंगे। जैसे सैलरी को हमने हैंडल किया था ना 2 तरीके से, एक तो सैलरी थी जो ऑर्डिनरी पर्सन की थी और ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन की थी, और एक सैलरी थी जो नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट की थी। बस वही केस यहाँ पर लेके आना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सैलरी वर्ड नहीं है, यहाँ पेंशन है, और वो भी फैमिली पेंशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर पेंशन है अकेली, फैमिली वर्ड नहीं है, तो वो फिर कहाँ जाएगा हमारा, वो जाएगा सैलरी एड में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेंशन है कौन सी, क्या फैमिली को मिल रही है तो फैमिली पेंशन हुई, और अगर एक इंडिविजुअल को मिल रही है, अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो वो सैलरी एड में जाएगी, राइट। तो फैमिली पेंशन को भी 2 कैटेगरी में बांट दो, ऑर्डिनरी के लिए अलग और नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग। ये बात क्लियर हो गई। तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है, पहले केस में 4 फॉर्म और दूसरे केस में बीच के 2 फॉर्म। आप चेक कर सकते हो, मैंने वही ट्रिक अपनाई है लर्न करने में, आप भी वही ट्रिक अपनाओगे तो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में 4 ऑप्शन हो गए और दूसरे में बीच के 2 हो गए। अब आ गए अगले 2 पॉइंट। देखो कितनी फटाफट आपको 2 पॉइंट लर्न हो गए। आगे 2 पॉइंट हैं, दोनों सेम है। फ़र्क कितना है मैं बता देती हूँ। ये भी ऑब्वियसली हेड तो वही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दोनों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमारी इनकम में कोई ऐसी इनकम इंक्लूड नहीं है जो स्पेशल रेट से जिस पर टैक्स लगता है। अब फटाफट दिमाग लड़ाइए और मुझे याद करके बताइए क्या की स्पेशल इनकम में ऐसा कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। तो याद आ गया आपको, लॉटरी, राइट। लॉटरी पे 30% से टैक्स लगता है ना अलग से, वही चीज़ है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जिसमें वो इनकम ऐड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, स्पेशल रेट वाली इनकम एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, और जैसे कि अदर देन, वो कह रहा है अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रिस्क और लॉसेज अंडर दिस है। ठीक है ना, कहने का मतलब हो गया कि एक में तो इंक्लूड कर रखा और एक में नहीं कर रखा, तो ऊपर वाले पोर्शन में एक्सक्लूड है, नीचे वाले पोर्शन में इंक्लूड है। जैसे मैंने फैमिली पेंशन को 2 तरीके से बताया, सेम केस यहाँ पे भी है, और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है। आप देखो ये 4 हो गए और वो बीच के 2 हो गए। ठीक हो गया ना, क्लियर। तो 4 पॉइंट्स तो इसके फटाफट हमें लर्न हो गए। अब चलते हैं आगे। अब आपको फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, अब आपको डिविडेंड इनकम तो हमारी एग्जाम्प्ट होती है, नहीं, डिविडेंड इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो एग्जाम्प्ट नहीं होती है। ठीक है, और बाकायदा ये टैक्सेबल होती है। तो डिविडेंड इनकम के लिए अगर कोई टैक्सेबल डिविडेंड इनकम है, देन आपको सिर्फ बीच के दोनों ऑप्शन चूज़ करने हैं। अब मैं आपको बता दूं, आगे काफ़ी लंबी लिस्ट है और फॉर्म सिर्फ आईटीआर 2 और 3 है, आगे कोई है ही नहीं। तो उसमें तो टेंशन ही ख़त्म हो गई हमारी कि आईटीआर कौन सी थी। आईटीआर 2 और 3 हमारी क्लियर हो गई। बस एक ये पॉइंट है, ये देखो, ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको ध्यान रहे। अब ये कौन सी है एक बार चेक कर लेते हैं। ये एकदम डिविडेंड, ये डिडक्शन वाला है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं कराती, मैं पहले वापस ऊपर लेके जाती हूँ आपको।
डिविडेंड में आ जाओ। तो डिविडेंड का क्लियर हो गया हमारा। पहले फिर से मैं देख लेती हूँ एक बार। फैमिली पेंशन 2 पॉइंट हो गए। फैमिली पेंशन जिसमें ऑर्डिनरी के लिए है चारों और नॉट ऑर्डिनरी उसके लिए है बीच के 2, आइडिया 2 और 3। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम है चारों, इंक्लूडिंग बीच के 2, ठीक है। डिविडेंड इनकम पर हमने क्या किया था, जो टैक्सेबल है 10 लाख से ऊपर है तो बीच के 2। अब यहाँ तो टेंशन ही नहीं है ना, हमें पहले से ही पता है कि आईटीआर 2 और 3 है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अब अनएक्सप्लेन्ड इनकम कौन सी है याद करके बताइए। अनएक्सप्लेन्ड इनकम ऐसी इनकम जिसके बारे में आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हो कि ये इनकम कौन सी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जो एसएससीज गड़बड़ करते हैं और टैक्स से बचाने के चक्कर में रहते हैं, बट वहाँ काम उल्टा हो जाता है। तो कभी कभी आपका टैक्स का जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी से भी स्मार्ट निकलता है और वो क्लियर उसको हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अगर कोई भी ऐसी इनकम जो अनएक्सप्लेन्ड है वो आपकी इनकम ही मान ली जाएगी एंड बाकायदा उसके ऊपर 60% से टैक्स लगता है और सरचार्ज 25% से, बाकी 4% एचजीसी भी लगेगा, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम का भी वही बीच के आईटीआर 2 और 3। फिर उसके अलावा कह रहा है कि पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। ये 57 डिडक्शन कौन सी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम को अर्न करने के लिए जब आप कोई भी खर्च एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका आप कहते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप इनकम अर्न कर रहे हो तो खर्च तो कोई ना कोई हुआ होगा ना, ठीक है। तो उस खर्च को आप माइनस करते हैं तभी तो आपकी इनकम आती है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके पास जो जो इनकम आई जो टैक्सेबल थी, राइट, लेकिन उसका कोई खर्च भी आया तो वो खर्च आप लेस करेंगे, मतलब आपको डिडक्शन मिलेगी। तो उस डिडक्शन को क्लेम करते हैं आप अंडर सेक्शन 57, राइट। तो इस डिडक्शन को लेने वाले पर्सन के लिए हमें क्या करना है, वही बीच के दोनों फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली डिडक्शन तो हर पर्सन लेगा, तो ठीक है, ले रही हो तो बीच के दोनों फॉर्म फिल कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट कह रहा है ये, अदर देन डिडक्शन अलाउड फ्रॉम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन की डिडक्शन बेटा 1/3 होती है अलग से, जो भी फैमिली पेंशन हमें मिलती है ना तो उसका 1/3 उसकी पेंशन का, और थोड़ा सा माइंड से स्किप कर गया है मेरे ख्याल से 33 पर, हाँ 1/3 था जो पेंशन मिली, उसका 1/3 शायद हमें इसका डिडक्शन मिलता है। ये फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है वो अलग होता है। बाकी की अगर कोई डिडक्शन आपने एक्सपेंडिचर की ली है ना तो उसको लेने वाले पर्सन के लिए आईटीआर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आई थिंक 15,000 है शायद, मेरे को थोड़ा सा माइंड से स्किप कर रहा है। 15,000 और 1/3 है फैमिली पेंशन का, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेंगे हम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलते हैं डिडक्शन हेड में। अब आप कहोगे डिडक्शन कहाँ से आ गई, भाई आपके 5 हेड क्लियर हो गए ना, अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या लेस करते हो, डिडक्शन लेस करते हो, ठीक है। तो आ जाओ डिडक्शन पे। अब कह रहा है डिडक्शन में अगर कोई पर्सन अंडर सेक्शन 80 क्यों और आरआरबी में डिडक्शन ले रहा है। अब बता देती हूँ 80 क्यों वो रॉयल्टी के लिए होती है, पेटेंट्स की रॉयल्टी, बुक्स की रॉयल्टी, ये आपको इन दोनों सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। मान लीजिए आप बुक्स लिख रहे हैं या आप बुक्स लिख कर और ऑब्वियसली किसी को राइट दे रहे हैं पब्लिश करने का, तो उसके बदले में वो आपको रॉयल्टी देगा, ठीक है। तो रॉयल्टी जो है वो आपके लिए इनकम है, तो उसके लिए आपको एक डिडक्शन मिलती है। सिमिलरली पेटेंट के लिए भी रॉयल्टी हमें मिलती है, उसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है। ये 2 सेक्शन आप ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ये दोनों में से कोई भी डिडक्शन या दोनों क्लेम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको कौन सी आईटीआर भरनी है, आईटीआर वही 2 और 3 भरनी है। अभी आप देखोगे ना आगे तक 2 और 3 है, वो टेंशन हमारी ख़त्म हो गई एक तरह से, ठीक है। अच्छा ये वाला कौन सा आईटीआर था, एक बार चेक कर लो मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही। आईटीआर 3 और हाँ ये अभी हम आएंगे, अभी हम आए नहीं है इसके ऊपर, ये सेकेंड वाला पॉइंट आ गया।
डिडक्शन में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अंडर सेक्शन 10AA की डिडक्शन ले रहे हैं, अब ये क्या चीज़ है, सेज का नाम सुना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड ये डिडक्शन है, ठीक है। अगर ऐसी डिडक्शन आप लेते हो तो ध्यान रखना ITR 3, आपको याद आ गया ITR 3 हमने बिजनेस साइड में 3 बार देखा है, देखा ना, ये देखो यहीं पे दिख रहा है आपको 3 बार, ये 1 2 और एक पीछे था, ठीक है, 3 बार। तो ऑब्वियसली सेल्स में क्या, बिज़नेस ही तो है एक तरह से, हम उस पर क्या कर रहे हैं, बिज़नेस पर्पस के लिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको अगर मैं ये चीज़ उससे कनेक्ट करके बताती हूँ तो ITR 3 आपको याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट फंक्शनिंग हमें करनी होती है कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए। अब आ जाते हैं अगली, अगर आपकी इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम भी है जो कि 5,000 से ऊपर है, तो याद रखिए एग्रीकल्चरल इनकम अगर हमारी 5,000 से ऊपर हो तो वो हमारी टोटल इनकम में ऐड होती है और फिर टैक्स लगता है और फिर बाद में उसमें से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वही बीच के 2 फॉर्म, ठीक है। फिर टोटल इनकम एग्जीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ऊपर इनकम अगर किसी पर्सन की है तो वो कौन सी ITR भरेगा, सेकंड और थर्ड। और 50 लाख से ऊपर भरने पर एक काम और भी होता है, आपको ध्यान आया, सरचार्ज लगता है हमारा 10% से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज assessee हैज़ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और लॉसेज टू बी, हाँ ये तो सिंपल है, assessee का कोई भी ऐसा पिछला लॉस है जो आगे आया है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का है, जैसे बिजनेस का है, जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस का है, जैसे हॉर्स रेसेस का है, ठीक है। तो कोई भी लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड किया है वही बीच के 2 फॉर्म, ठीक है। एक बार हम वापस इसको रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे। हम लास्ट वीडियो में कैपिटल गेन तक थे, अब हम आगे चलते हैं फिर से अदर सोर्सेज में। पहले तो 2 तरह की पेंशन, ऑर्डिनरी के लिए तो 4 ऑप्शन, तो नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए बीच के 2 ऑप्शन। अदर सोर्सेज में आ जाएंगे, अदर सोर्सेज में ही खड़े हैं अभी हम। 2 तरह की इनकम है, एक जिसमें आपके इनकम में स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, यानी कि कोई लॉटरी की इनकम है या कोई इस तरह की इनकम है, या इंक्लूडिंग है, मतलब एक तो हो गया एक्सक्लूडिंग, ऐसी कोई इनकम नहीं है, इंक्लूडिंग ऐसी इनकम है। अगर आपके पास ऐसी कोई इनकम नहीं है स्पेशल रेट वाली तो 4 ऑप्शन, और अगर है तो बीच के 2 ऑप्शन। डिविडेंड पे आ जाओ, डिविडेंड अगर 10 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल है तो हम कहाँ जाएंगे, बीच के दोनों ऑप्शन पे। अनएक्सप्लेन्ड इनकम है जिसके ऊपर टैक्स हमारा 60% से लगता है, बीच के दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए अगर हम कोई रिडक्शन की मांग कर रहे हैं फैमिली पेंशन को छोड़कर, राइट, तो उसके लिए भी बीच के दोनों ऑप्शन। चलिए जी, काम ख़त्म हो गया, अब डिडक्शन पे वापस आ जाते हैं। डिडक्शन में अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं पेटेंट या रॉयल्टी के नाम की तो बीच के दोनों ऑप्शन। अगर आप सेज की डिडक्शन ले रहे हैं, बस यहाँ ध्यान रखना, सेज आते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ITR 3 का ऑप्शन खुला है मेरे लिए। अगर आपकी इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम भी शामिल है और वो 5,000 से ऊपर होगी ऑब्वियसली तभी शामिल होगी, वैसे नहीं होगी शामिल, ठीक है। देन बीच के दोनों ऑप्शन। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है देन बीच के 2 ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ assessee हैज़, कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं आपके जो आपको सेट ऑफ करने हैं, दैट मीन्स बीच के दोनों ऑप्शन। तो आज हम सिर्फ इसको यहीं तक समेटेंगे, कारण मैं चाहती हूँ कि आप इन पूरी लिस्ट, इस लिस्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, और ये तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे। अगर हम एक ही स्ट्रेच में अगर हमने सारा कर लिया तो सब खिचड़ी बन जाएगा और हम कुछ भी लर्न कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो हमने आज यहाँ तक कंप्लीट किया है डिडक्शन के पार्ट तक। अब बाकी का जो पोर्शन बच गया है हमारा, हालांकि हमारे 3 वीडियोस इस पे लग चुके हैं, एक वीडियो पहले बन चुका है, एक आज है और एक अभी और आपके सामने आएगा, लेकिन मैं पूरी तसल्ली आपको कर रही हूँ कि आपको फिर ये लिस्ट भूलने वाली नहीं है अगर आप इसको तरीके से याद करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।